हाई स्कूल पास करने के बाद मैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जतन करने लगी। लेकिन पापा मेरी शादी करना चाहते थे, इसलिए आगे पढ़ने की परमिशन ना थी। यूं ही साल गुजर गया, ना शादी हुई और ना एडमिशन लिया। अब पापा को भी एहसास हुआ कि शादी तो तब होगी जब नसीब का ताला खुलेगा। तब तक लड़की पढ़ लेगी तो आगे शिक्षा इसके काम आएगी। एक दिन उन्होंने कहा कि बेटी, आगे पढ़ना चाहती हो तो एडमिशन ले लो। अगर इस दौरान कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो फिर पढ़ाई छोड़ देना। मैंने भी ये मंजूर कर लिया कि आगे जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। मैं बहुत जल्द घुल मिल जाने वाली हंसमुख लड़की थी। कुछ ही दिनों में कॉलेज में कई लड़कियां सहेली बन गईं, तभी वो मुझे पसंद करती थी। मैंने कभी भी किसी पर अपने दुख जाहिर ना किए। किसी दिन ज़रा चुप बैठ जाती तो उनको फिक्र हो जाती कि आज मुझे क्या हुआ है। फिर सब लड़कियां मेरे पीछे पड़ जाती कि क्या बात है, तुम चुप क्यों हो, क्या घर में कोई बात हुई है। तब मैं ना चाहते हुए भी हंस देती थी। दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। मैं बस से कॉलेज जाती थी। अगर बस में बैठने की जगह ना होती तो लड़कियां खड़े होकर चली जाती, लेकिन मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। बस रुकती तो मैं गिर जाती थी। मुसाफिर मुझ पर हंसते और लड़कियां भी मजाक उड़ाती। ऐसा कई बार हुआ। इत्तेफाक से एक लड़के ने भी मेरे गिरने का तमाशा देखा। जिस स्टॉप पर मैं खड़ी होती थी, वो लड़का भी उसी वक्त उसी बस स्टॉप पर अपनी गाड़ी लाकर खड़ी कर दिया करता। वो यहाँ से अपने एक दोस्त को उठाता था। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वो लड़का मुझ पर ध्यान दे रहा है। वह हैंडसम और गुड लुकिंग इंसान था, किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लगता था। मैं उसको अनदेखा कर दिया करती, फिर भी उसकी निगाहें मुझे अपनी तरफ देखती हुई महसूस होती। बस स्टॉप पर उसकी वजह से मैं उलझन में गिरफ्तार रहने लगी, लेकिन क्योंकि मेरे साथ अक्सर लड़कियां भी होती, तभी मैंने मुंह बंद करना शुरू कर दिया। अपनी कार में वो स्टॉप के सामने से गुजारता। दिन यूं ही गुजर रहे थे। मैं उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान न देती, लेकिन डेली वो मेरे करीब से गुजरते हुए धीरे से कहता कि मैं आपको ड्रॉप कर दूं। मैंने कभी उसकी बात का जवाब ना दिया। एक दिन सब लड़कियां स्टॉप पर खड़ी थीं, धूप बहुत तेज थी। तभी हम बस के इंतजार में करीबी दुकान में खड़े हो गए। ये स्टेशनरी की शॉप थी, जहां से हम कॉपियां, रजिस्टर और किताबें वगैरह खरीदते थे। लड़कियां बातों में बिजी थीं कि दुकानदार की आवाज़ पर सब चौंक गए। वो कह रहा था कि आप में से जिसका नाम शनाया है, उसका फ़ोन आया है। शनाया तो मेरा नाम था। तभी मेरा रंग उड़ गया। मैं चुप रही। तभी मेरे साथ वाली लड़की बोली, फ़ोन किसी लड़के का है? ये लड़की का? जी, कोई लड़की बोल रही है। मैं हैरान थी कि कौन सी दोस्त है। अभी मैं फ़ोन पर उलझी रही थी कि वो साहब भी उसी दुकान पर आ गए। मैंने फ़ोन पर बात करते हुए किताबें और चश्मा काउंटर पर रख दिया था। बड़ी देर बाद मुश्किल से उस नामालूम सहेली से पीछा छुड़ाया। फ़ोन बंद किया ही था कि बस आ गई और सब लड़कियां दौड़कर उसमें सवार हो गईं। घबराहट में मैंने अपनी एक किताब और चश्मा काउंटर पर छोड़ दिया और बस की तरफ तेज़ कदमों से चल दी। दूसरे दिन दुकान वाले से अपनी किताब और चश्मे का पूछा। पता चला वही लड़का मेरी चीज़ें उठाकर ले गया था। उसने दुकानदार से कहा कि मैं शनाया का क्लास फेलो हूँ, उसे दे दूंगा। अगले दिन मैं फिर दुकान पर गई और कहा कि क्या उन साहब ने मेरी चीज़ें लौटाई हैं। उसने कहा कि हाँ, ये लीजिए, वो आपको नहीं दे पाए तभी वापस यहाँ रख गए हैं। मैंने अपनी चीज़ें उठा ली। घर लाकर किताब खोली तो उसमें एक शायरी लिखी हुई थी। अगले दिन मैं फिर उसी दुकान पर गई और दुकानदार से कहा कि ये कागज़ मेरी किताब में जिसने रखा था उसी को दे देना और कह देना कि मुझे इस तरह की शेर व शायरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। दुकानदार ने कहा कि उसका नाम मिहिर है, वो मेरा दोस्त है, मैं उसे दे दूंगा और बता भी दूंगा। आप फिक्र ना करें, वो आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। ये कहकर उसने पर्चा रख दिया। पूनम मेरे साथी थी। वो बोली, शनाया प्लीज उसको मत ठुकराओ, कितना अच्छा लगता है वो सुंदर सी आंखों वाला। मैं तो उस पर मरती हूँ। मैंने जवाब दिया, तुम मरती हो तो मरती जाओ, मर जाओ, बल्कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मुझे इस तरह के गानों वाली शायरी से चिढ़ है। इसके बाद वो डेली मुझे उस दुकान पर फ़ोन करने लगा। मेरी सहेली खुद जो दुकान पर जाकर फ़ोन सुनने लगती। मैं उसे मना करती, लेकिन वो ना मानती। एक दिन मैंने फ़ोन उससे ले लिया और कहा कि भगवान के लिए तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं। इस पर वो बोला, मेरी एक बात सुन लो, मुझे अपनी माँ की कसम, मैं तुमको कभी धोखा नहीं दूंगा। भगवान के लिए मुझ पर भरोसा करो। अगर तुमने मुझसे बात ना की तो मैं तुम्हारे सामने बस के नीचे आ जाऊंगा। इस बात से मैं घबरा गई। सारी रात मेरी सोचों में गुजर गई। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। क्या कॉलेज जाना छोड़ दूं? वो डेली फ़ोन करता और मेरी दोस्त उसका फ़ोन सुनकर उसके संदेश मुझे देती। फिर उसने मेरा पर्सनल नंबर भी उसे दे दिया। तब मैं अपनी दोस्त से गुस्सा हो गई और उससे बातचीत बंद कर दी। जब मैंने उसके फ़ोन ना सुने तो वो मेरे कॉलेज के रास्ते में आने लगा। मैंने तंग आकर एक दिन रोड पर ही उसे बुरा भला कहा और सख्ती से बात की। एक तरफ पापा का डर और ख़ानदान की इज्जत का सवाल था, दूसरी तरफ ये जुनूनी इंसान था। एक दिन फ़ोन उठाया तो मिहिर ने भगवान की सौगंध देकर फ़ोन बंद ना कर कहा, फ़ोन बंद ना करना। पहले मैं सख्ती से जवाब देती थी, लेकिन उस दिन विनती भरे लहजे में बोली, देखो मिहिर, तुम जो भी हो मेरा पीछा छोड़ दो।
मुझे तंग ना करो, मेरी बहुत मजबूरियां हैं, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई के लिए परमिशन मिली है। अगर पापा को पता चल गया तो वो दूसरी कोई बात नहीं करेंगे, बस मुझे कॉलेज से हटा देंगे और मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं शरीफ घराने की लड़की हूँ, तो मेरा पीछा छोड़ दो। तुम किसी और लड़की से दोस्ती कर लो, मुझे तंग मत करो। तुम्हें अपनी माँ की सौगंध सौगंध बात को यहीं ख़त्म कर दो। उसने कहा कि मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। मैं बोली, आखिर मुझे ही क्यों? और भी तो इतनी लड़कियां मेरे साथ होती हैं, मैं फेस को कवर करके रखती हूँ, लज्जा शर्म वाली लड़की हूँ, इसलिए तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो? मैं तुम्हें मिलने वाली नहीं हूँ। वो कहने लगा, उम्मीद पर दुनिया कायम है, इंसान कोशिश तो करता है। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। ये मेरी उसके साथ पहली लंबी बातचीत थी। अगले दिन कॉलेज के लिए निकली तो दिल बुरी तरह से धड़क रहा था और हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। पछता रही थी कि उस इंसान से बात क्यों की। सोचा कि आज अपने स्टॉप के बजाय अगले स्टॉप की तरफ चलती हूँ। थोड़ी ही दूर चली थी कि हिम्मत जवाब देने लगी। वहीं मेरी दोस्त पूनम आती हुई दिखाई दी। हालांकि हमारी बातचीत बंद थी, लेकिन उसे देखकर फिर भी हौसला हुआ। सोचा वापस इसी के साथ अपने वाले बस स्टॉप पर पलट जाती हूँ। अगला स्टॉप तो काफी दूर है। इससे पहले कि मैं बात करती वो खुद ही मेरी तरफ आ गई। कहने लगी, आज इधर किधर जा रही हो? मैं चुप थी, कोई बात ना बन पा रही थी। कॉलेज की बस के पीछे दौड़ी, मगर वो निकल गई। मैंने बेतुका सा जवाब दिया। उसने बाल की खाल नहीं निकाली और मेरे साथ चल पड़ी। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि पीछे से एक तेज स्पीड बाइक ने उसे टक्कर मारी और वो सड़क पर गिर गई। किताबें कहीं तो चप्पल कहीं। बाइक वाला तो टक्कर मारकर भाग गया। मैं उसे उठाने के लिए झुकी। आसपास ट्रैफिक था, सुबह का वक्त था, लोग ऑफिस और स्टूडेंट कॉलेज स्कूलों को जा रहे थे। उसको ज्यादा चोट लगी थी और वो भी सर में। उसे होश नहीं रहा था। मैं उसे नहीं उठा सकती थी। बेबसी से इधर उधर देखने लगी। लोग हमारे पास इकट्ठे होने लगे। तभी मुझे मिहिर भी उन लोगों में दिखाई दिया। उसने दूर से ही बाइक की टक्कर से पूनम को गिरते हुए देख लिया था। लोगों की भीड़ में उसे देखा तो लगा जैसे गैर लोगों में कोई अपना आ गया है। मेरी घबराहट में कमी हो गई। उसने आगे बढ़कर पूनम को उठा लिया और किनारे पर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ ले गया और मुझसे कहा कि मेरे पीछे आओ, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसने मेरी दोस्त को गाड़ी की सीट पर लेटा दिया। शनाया, तुम आगे बैठ जाओ। शनाया, देर मत करो, उसने किसी अपने की तरह मुझसे कहा था और मैंने उसके हुक्म को माना। उसके चेहरे पर परेशानी की झलक साफ दिख रही थी। पूरे रास्ते उसने कोई बात न की, गाड़ी चलाता रहा और हम अस्पताल पहुंच गए। पूनम को इमरजेंसी में ले जाया गया। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले मैंने पूनम के घर वालों को फ़ोन करके एक्सीडेंट की खबर दी। जब तक इसके घर वाले ना आए मिहिर मौजूद रहा। सब भागदौड़ खर्चा उसने ही किया था। वो किसी अपनी की तरह मामले को संभाल रहा था। उस दिन उसने मुझे बताया कि उसने पूनम को बहन बनाया हुआ है, तभी उसके साथ फ़ोन पर बात करता है और कांटेक्ट में रहने की वजह मैं ही थी। मैं समझी थी कि पहली बार मिहिर ने मेरा चेहरा अस्पताल में देखा है, लेकिन ये बात नहीं थी। मुझे उसने बताया कि वो हमारा दूर का रिश्तेदार है और एक शादी में उसने मुझे देखा था, तभी से पसंद कर लिया था। इसके बाद से वो उस बस स्टॉप की तरफ से गुजरने लगा था। ये वो रिश्तेदार था जिनके घर हमारे माँ बाप तो कभी कभार आते जाते थे, मगर हम कभी उनके घर नहीं गए थे और ना कभी उनके घर के बारे में बातें होती थीं। इसलिए मैं नहीं जानती थी कि मिहिर के साथ हमारी कोई रिश्तेदारी भी है। मैं तो उसको एक ऐसे ही आवारा लड़के के रूप में देख रही थी जो बस स्टॉप पर लड़कियों से छिड़खाने के चक्करों में रहते हैं। जब पूनम के माँ बाप आ गए तो उसने जाने की अनुमति ली। मुझे भी जाना था। कब तक अस्पताल में रुकती, लेकिन आंटी और अंकल के सामने मैंने मिहिर से कोई बात नहीं की और ना ये कहा कि मुझे भी जाना है। जब वो अस्पताल से निकल गया तो 10 मिनट बाद मैंने आंटी से कहा कि मुझे अनुमति दीजिए, मैं पूनम को देखने माँ के साथ शाम को आऊंगी। अभी मेरे घर वालों को पता नहीं है कि मैं कॉलेज के बजाय अस्पताल में हूँ। आंटी बोली, तुम बेटे अकेले घर जाओगी या तुम्हारे अंकल तुम्हें छोड़ने जाएं? मैं बोली, आंटी अंकल का इस वक्त यहाँ पर मौजूद रहना ज़रूरी है, मैं चली जाऊंगी, रिक्शा ले लूंगी, आप चिंता ना करें, मैं घर पहुंचकर फ़ोन कर दूंगी। वो भी बहुत परेशान थी। अभी पूनम को होश नहीं आया था। सड़क पर उसका सर जोर से हिट हुआ था, इसलिए वो अभी तक बेहोश थी। उन्होंने मुझे अकेले जाने की परमिशन दे दी। जब मैं अस्पताल से निकली तो बाहर मिहिर को इंतज़ार करते पाया। उसने कहा, बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर या कॉलेज जहाँ कहो वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने थोड़ी देर सोचा। कॉलेज का वक्त तो निकल गया था। भगवान पर विश्वास करते हुए इस पर भी भरोसा कर लिया और उसकी गाड़ी में बैठ गई। मुझे घर के पास ड्रॉप करना, मैंने कहा। धन्यवाद मुझ पर भरोसा करने के, वो बोला और गाड़ी चला दी। पहली बार किसी अजनबी के साथ अकेली गाड़ी में बैठी थी। उसकी तो दिली इच्छा पूरी हुई थी, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। कुछ गर्मी और कुछ डर से पसीने में मैं नहा गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने थूक निगलते हुए सवाल किया, आप किधर से जा रहे हैं? हम मुंबई से जा रहे हैं, उसने जवाब दिया और हंस पड़ा। फिर बोला, सब्र रखो, क्यों डर रही हो? मैं तुम्हें भगाकर नहीं ले जाऊंगा, तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा।
रास्ते में 2-4 बातें हुई। उसने मुझे अपनी रिश्तेदारी के बारे में समझाया कि उसके पर दादा और मेरे नाना आपस में साले बहनोई थे, और जब हम छोटे थे तो उनका एक दूसरे से मिलना आना जाना होता था। शादी ब्याह खुशी गमी में शरीक होते थे। मगर तीसरी नस्ल के आते आते ये मेलजोल बाकी नहीं रहा। पूनम को ठीक होने में 1 महीना लग गया था। 2 महीने बाद उसने दोबारा से कॉलेज जाना शुरू कर दिया। उसकी गैर मौजूदगी का ये समय मैंने बड़ी मुश्किल से काटा। कॉलेज में दिल ही नहीं लगता था। इस अरसे में 4 बार मैं माँ के साथ उसके घर हालचाल लेने के लिए गई थी। उसका घर हमारे घर से दूसरे मोहल्ले में था। इस वाक़े के बाद से जब मैं अकेली कॉलेज जाती थी तो कई बार मिहिर बस स्टॉप पर आया और मुझसे गाड़ी से उतरकर बात की। कहा कि मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, मगर मैंने मना कर दिया कि मैं रोज़ तो तुम्हारी गाड़ी में बैठकर नहीं जा सकती। इसके बाद भी वो रोज़ कॉलेज के वक्त पर गाड़ी बस स्टॉप के पास ही खड़ी रखता था, मगर मैं बस पर ही कॉलेज जाती रही। जब वो दिखाई देता तो शर्म से मेरी हालत बुरी हो जाती। जब पूनम ठीक होकर कॉलेज आने लगी तब तो वो मुझे ज़बरदस्ती खींचकर उसकी गाड़ी में ले जाने लगी। मेरी तरफ से भी झिझक में कमी आ गई थी। वही हुआ जो इस उम्र में अक्सर होता है। मैं और पूनम कॉलेज के बाद मिहिर के साथ तपती दोपहरों में पार्कों में, जब वहाँ पर कोई ना होता तो जाकर बैठ जाते। पूनम मिहिर से ज़्यादा और मैं कम बात करती थी। मेरे दिल में भी मिहिर के लिए फीलिंग्स ने जन्म ले लिया था। वो कहता था कि तुम अकेले में मेरे साथ घूमने के लिए चलो, लेकिन मैंने उसकी बात कभी ना मानी। उसने वादा किया कि पढ़ाई पूरी होने के बाद वो अपने माँ बाप को मेरे माँ बाप के पास रिश्ते के लिए लेकर आएगा। इस तरह उसने मेरे दिल में उम्मीद के दिए जला दिए थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैंने उसे गर्मियों की छुट्टी की खबर सुनाई तो उसकी आंखें भीग गई थीं। फिर जब मैंने उसे आखिरी दिन बताया कि मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी, गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, तो उसने कहा कि मेरा कॉलेज तुम्हारे कॉलेज से कुछ कदम आगे है। इस बार फाइनल एग्जाम के बाद मैं कॉलेज छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा बीएससी कंप्लीट हो जाएगा। फिर न जाने हम कब और कैसे मिलें। आज पहली बार मेरा दिल उसकी जुदाई का सोचकर घुट रहा था। और फिर हम 2 महीने के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। ये 2 महीने 2 साल बनकर गुजरे। जब छुट्टियां खत्म हो गई तो मैं छुट्टी के वक्त उसे कॉलेज के बाहर वाली स्टेशनरी की शॉप पर मिली। उसने जज्बात से मेरे हाथों को अपने हाथ में ले लिया और कहा कि मैं माँ बाप के पास गांव जा रहा हूँ, ये बताने के लिए कि मैंने शादी के लिए जिस लड़की को पसंद किया है वो हमारी रिश्तेदार है। मैं जल्द उनको रिश्ते के लिए तुम्हारे माँ बाप के पास लाऊंगा। वो चला गया। मैं उसकी जुदाई में तड़प तड़प कर रोई, मगर क्या कर सकती थी। पूनम के जरिए उसके लेटर मिल जाते जिससे दिल को तसल्ली हो जाती। फिर अचानक उसके खत आने बंद हो गए। एक दिन पूनम ने बताया कि मिहिर आ रहा है। मैं सुनकर खुश हो गई। इसके बाद वो कई बार मिला। वही चाहत थी, लेकिन हम बहुत थोड़े वक्त के लिए मिलते थे। पूनम साथ होती थी, यूं दिल की बातें दिल में ही रह जाती थीं। कभी कभी मुझे उसकी नीयत पर शक होता, फिर खुद को तसल्ली देती कि नहीं, उसने वादा किया है तो ज़रूर निभाएगा, अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए लेकर आएगा। कॉलेज के 3 साल पूरे होने को थे। अब मुझे घर पर बैठ जाना था। ये वक्त मेरे लिए इतना ही तकलीफ दे था। मुझे मालूम था कि मैं घर बैठ जाऊंगी तो मेरे रिश्ते आने लगेंगे और तब मैं माँ बाप को रोक ना सकूंगी। वो किसी न किसी को पसंद कर ही लेंगे और मुझ में इतनी हिम्मत न थी कि माँ पापा को अपनी पसंद के बारे में बता सकूं। आखिर वही हुआ। एक दिन माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारे पापा के दोस्त दिनेश अंकल तुम्हें बहू बनाना चाहते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने जवाब दिया, माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। वो बोली, क्यों, क्या वजह है? शादी तो हर लड़की को करनी होती है। तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो बता दो, मगर ख्याल रहे लड़का अच्छे खानदान का और बिरादरी का ही होना चाहिए, वरना तुम्हारे पापा को स्वीकार ना होगा। माँ, अगर कोई रिश्ता मेरी पसंद का हुआ तो वो अपनी ही बिरादरी का होगा, आप इस बात की फिक्र ना करें। मैंने इतना तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो लड़का कौन है। काश तभी बता देती तो माँ उन लोगों से खुद ही कांटेक्ट कर लेती। कुछ दिन गुजरे तो दिनेश अंकल और आंटी आ गए। माँ ने फिर मुझसे कहा कि ये तुम्हारा रिश्ता लेने आए हैं। सुदेश इंजीनियर है, ये बार बार आएंगे, मैं क्या जवाब दूँ? माँ, कह देना कि मुझे भी शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? माँ ने मुझे डांट दिया। कब तक मैं तुम्हारे अंकल को इंतजार करवाऊँ? मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। इधर ये लोग चक्कर लगा रहे हैं, उधर कई और रिश्ते आ रहे हैं। मुझे अब कहीं तो हाँ करनी ही होगी ना। मैं सारा दिन रोती रही, समझ में ना आता कि क्या करूं। पूनम के घर जाकर मिहिर को फ़ोन किया। शायद फ़ोन उसके पापा उठाते थे। भारी सी मर्दाना आवाज़ सुनकर मैं रिसीवर रख देती। उनसे क्या कहती, घर आकर खूब रोती। बार बार ख्याल आता कि भगवान जाने मिहिर ने क्यों कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। भगवान करे वो ठीक हो। अगर वो चाहता तो अपने माँ बाप को लेकर हमारे घर आ सकता था। फिर उसने अपना वादा क्यों पूरा नहीं किया? बिल्कुल ही चुप्पी साध ली। अब हर दिन इसी आस में गुजरने लगा कि शायद आज वो आ जाए, लेकिन उसकी कोई खबर न थी। अब जो रिश्ते आते मैं फौरन मना कर देती, यहाँ तक कि मेरे सिर में सफ़ेद बाल आने लगे। चेहरा मुरझा गया। मिहिर को ना आना था, ना आया। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप मेरी जिद से मजबूर होकर खामोश हो गए। पापा ने मुझे बीएड करने की परमिशन दे दी।
मैंने बीएड की पढ़ाई पूरी कर ली और एक स्कूल में टीचर लग गई। ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। दिल में मिहिर से नाराज़ ज़रूर थी, मगर उसके लिए रोज़ प्रार्थनाएं करती थी कि भगवान करे वो ठीक हो और उसे हर जगह ऊंचा मकाम मिले। बस यही दुआ थी जो मेरे होठों से उसके लिए निकलती थी। पूनम की शादी हो गई और वो ब्याह कर अपने घर चली गई। उसकी शादी एक आर्मी ऑफिसर से हुई थी और वो बहुत खुश थी। शादी के बाद हम काफ़ी टाइम तक ना मिल सके। मैंने अपनी वीरान जिंदगी से समझौता कर लिया, लेकिन मिहिर की याद को दिल से दूर ना कर सकी। ख्यालों में उससे शिकवा करती कि क्या मेरी वफाओं का यही सिला है। मैंने तो माँ बाप की बात ना मानी और तुम्हारी खातिर रिश्ते मना करके तुम्हारा इंतज़ार किया, और तुमने पलट कर खबर भी ना ली। क्या इसी का नाम मोहब्बत है? हमारी मोहब्बत तो सच्ची पाक थी, फिर क्यों मुझे ऐसी कड़ी और लंबी सज़ा मिली? मैं तो अब भी खुद को मिहिर की अमानत समझती थी कि शायद वो किसी दिन आ जाए और मेरे माँ पापा से रिश्ते मांग ले। एक दिन मैं स्कूल से लौटी तो पूनम मेरे घर आई हुई थी। मेरी खुशी का सीमा न रही। काफ़ी टाइम के बाद वो मिलने आई थी, लेकिन अकेली नहीं, दो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे मनमोहने से बच्चों के साथ। मैंने लपक कर उनको गले लगाया प्यार के और कहा, पूनम तुम तो इतनी सुंदर नहीं हो, फिर ये परी कहाँ से ले आई हो? तुम्हारे बच्चे तो बड़े ही प्यारे हैं। वो बोली, अपने बाप पर गए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा भाई, बड़े लकी हैं। ऐसा कहते हुए मुझे मिहिर याद आ गया। वो समझ गई कि मुझे किसी की याद ने उदास कर दिया है। कुछ देर बाद वो कहने लगी, शनाया कभी मिहिर ने तुमसे कांटेक्ट किया? उसका कुछ पता चला? मैंने जवाब दिया, कभी नहीं। क्या तुमसे बात हुई? उसने कहा, कभी नहीं, लेकिन ये कहकर वो चुप हो गई। पूनम, क्या कोई बात है तो बता दो मुझे, मुझसे छुपाना मत। तुमको अपने बच्चों की कसम, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। जानती हूँ कि इंतज़ार की घड़ियाँ कितनी ज़्यादा होती हैं, जानती हूँ, लेकिन जो बात है वो तुम सुन ना सकोगी। मैं हर बात सुनने की हिम्मत रखती हूँ, चाहे कितनी ही तकलीफ वाली बात क्यों ना हो, मगर इस दर्द से कम ही होगी जो इंतज़ार के घर तकलीफ में सह रही हूँ। तब उसने बताया, शनाया मेरे पति जिस भी बैच में थे, मेरे भी उसी बैच में थे। एक साथ सिलेक्शन हुआ। फिर जब कारगिल की जंग हुई तो जंग पर दोनों साथ थे। भगवान ने धीरज की जिंदगी बचा ली, मगर मिहिर शहीद हो गया। मैं तुम्हें यह खबर नहीं दे सकी क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत न थी। मिहिर ने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप से बात भी कर ली थी, वो भी तैयार थे, मगर जिंदगी ने उसे इतनी मोहलत न दी कि वो लोग तुम्हारा रिश्ता मांगने आते। अब मिहिर शहीद हो चुका है और भगवान ने उसे शहादत दी है, जिससे बड़ा ओहदा और कोई नहीं। वतन की सरहदों पर हिफाजत करते हुए उसने शहादत पाई है। ये खबर जब मैंने सुनी तो सकते में आ गई। होश न था कि रोऊं या खुशी के एहसास में डूब जाऊं कि मिहिर बेवफा न था, बल्कि उसने अपने वतन के लिए जान कुर्बान की थी। मेरी तो अब शादी की उम्र भी निकल चुकी है। अब मैं सारी ज़िंदगी मिहिर की यादों के सहारे गुजार दूंगी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।